दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटी सी गलती किसी इंसान की पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकती है? क्या जस्टिस हमेशा सच का साथ देती है? क्या लॉ और जस्टिस हमेशा एक ही चीज होते हैं? और अगर सिस्टम ही किसी निर्दोष इंसान को क्रिमिनल बना दे तो असली गिल्टी कौन है? दोस्तों, आज हम जानेंगे जॉन गाल्सवर्दी की मास्टरपीस सोशल प्रॉब्लम प्ले जस्टिस की ऐसी कहानी जो सिर्फ एक कोर्टरूम ड्रामा नहीं बल्कि सोसाइटी, लॉ और ह्यूमैनिटी का आईना है। दोस्तों, कहते हैं सच की राह कठिन सही पर हार नहीं माननी। जस्टिस की उम्मीद में हिम्मत कभी ना हारनी। जो अंधेरों से लड़ते हैं वही इतिहास बनाते हैं। सच्चाई की एक किरण हजारों दीप जलाती है। दोस्तों, यह प्ले हमें बताती है कि लॉ अगर ह्यूमैनिटी के बिना हो तो वह सिर्फ रूल्स का ढेर बन जाता है, लेकिन जस्टिस तभी पूरी होता है जब उसमें कंपैशन, अंडरस्टैंडिंग और ह्यूमैनिटी भी शामिल हो। दोस्तों, इस कहानी का सेंट्रल कैरेक्टर विलियम फाल्डर है, एक ऐसा युवा क्लर्क जो प्यार, मजबूरी और परिस्थितियों के कारण एक ऐसा डिसीजन लेता है जो उसकी पूरी लाइफ बदल देता है। इसके बाद शुरू होती है कोर्ट, प्रिजन और सोसाइटी के बीच उसकी दर्दनाक जर्नी। दोस्तों, तो तैयार हो जाइए एक ऐसी पावरफुल स्टोरी के लिए जो आपके दिल और दिमाग दोनों पर गहरी छाप छोड़ेगी। और आखिर तक देखिए, क्योंकि यह सिर्फ जस्टिस बाय जॉन गाल्सवर्दी की कहानी नहीं है बल्कि हर उस इंसान की कहानी है जो सिस्टम और सर्कमस्टांसेस के बीच अपनी पहचान बचाने की कोशिश करता है। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं इस स्टोरी को स्टार्ट करूं, आइए उससे पहले देख लेते हैं इस स्टोरी के मेन की फैक्ट्स की। दोस्तों, इसका टाइटल है जस्टिस और इसके ऑथर है जॉन गाल्सवर्दी। दोस्तों, जॉन गाल्सवर्दी एक ग्रेट इंग्लिश नॉवेलिस्ट और ड्रामाटिस्ट थे। वो अपनी सोशल प्रॉब्लम प्लेस के लिए पूरी दुनिया में फेमस है। वहीं बात करें इसके पब्लिकेशन की तो जस्टिस पहली बार 1910 में पब्लिश हुई थी और उसी वर्ष स्टेज पर परफॉर्म भी की गई। वहीं बात करें इसके जोनर की तो एक सोशल प्रॉब्लम प्ले और रियलिस्टिक ड्रामा है जिसमें सोसाइटी, लॉ और प्रिजन सिस्टम की सच्चाई दिखाई गई है। दोस्तों, वही बात करें इसके सेंट्रल थीम की तो दोस्तों, इस प्ले का मेन संदेश है कि लॉ हमेशा जस्टिस नहीं देता। अगर किसी सिस्टम में ह्यूमैनिटी और कंपैशन न हो तो वो निर्दोष लोगों की जिंदगी भी बर्बाद कर सकता है। दोस्तों, वही बात करें इस प्ले का हीरो तो दोस्तों विलियम फाल्डर है, जो एक यंग क्लर्क है और परिस्थितियों के कारण क्राइम कर बैठता है। दोस्तों, वही बात करें इसके सिंबोलिज्म की तो दोस्तों, इस प्ले में प्रिजन केवल जेल नहीं बल्कि उस सोसाइटी का सिंबल है जो इंसान को दूसरा मौका देने के बजाय उसे हमेशा के लिए क्रिमिनल बना देती है। वही बात करें इसकी राइटिंग स्टाइल की तो जॉन गाल्सवर्दी ने सिंपल, रियलिस्टिक और पावरफुल स्टाइल का यूज किया है, इसलिए यह प्ले आज भी उतनी रिलेवेंट महसूस होती है। वहीं बात करें सोशल मैसेज की तो दोस्तों, यह प्ले हमें सिखाती है कि किसी भी क्राइम के पीछे केवल व्यक्ति नहीं बल्कि कई बार सोसाइटी, सर्कमस्टांसेस और सिस्टम भी जिम्मेदार होते हैं। वहीं बात करें इसके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू को दोस्तों, जस्टिस इंग्लिश लिटरेचर, LT ग्रेड, TGT, PGT, नेट, JRF और यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्ले मानी जाती है। इसके थीम्स, कैरेक्टर, सोशल मैसेज और प्रिजन रिफॉर्म से जुड़े क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं इस स्टोरी को स्टार्ट करूं, आइए उससे पहले देख लेते हैं इस स्टोरी के मेन कैरेक्टर्स को, ताकि आधा से ज्यादा स्टोरी आपको यहीं से समझ में आ सके। तो दोस्तों, इस स्टोरी के पहले कैरेक्टर का नाम है जेम्स हाउ और इसका स्टेटमेंट है लॉ इज अबव एवरीथिंग। दोस्तों, जेम्स हाउ एक एक्सपीरियंस्ड सॉलिसिटर है। उसके लिए लॉ, डिसिप्लिन, ऑनेस्टी और प्रोफेशनल एथिक्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, ऑफिस में हर एम्प्लॉय से वो रिस्पॉन्सिबिलिटी की उम्मीद करता है। जब चेक फॉर्जरी का केस सामने आता है तब वो किसी की पर्सनल प्रॉब्लम नहीं देखता बल्कि एविडेंस और जस्टिस को प्रायोरिटी देता है। दोस्तों, उसका कैरेक्टर यह मैसेज देता है कि लॉ सबके लिए इक्वल होता है और याद रखने की लाइन है, लॉ के सामने इमोशन नहीं सिर्फ जस्टिस चलता है। वहीं अगले कैरेक्टर का नाम है वाल्टर हाउ, प्रैक्टिकल थिंकर। दोस्तों, वाल्टर हाउ जेम्स हाउ का पार्टनर है। उसका नेचर काम, प्रैक्टिकल और बैलेंस्ड है। वह हर सिचुएशन को लॉजिक और एविडेंस के बेसिस पर जज करता है। दोस्तों, फाल्डर की कंडीशन देखकर उसे सिंपैथी होती है, लेकिन वह जानता है कि क्राइम को इग्नोर करना सोसाइटी के लिए डेंजरस है। दोस्तों, कहा जाता है सिंपैथी हो सकती है लेकिन जस्टिस कंप्रोमाइज नहीं हो सकता। वहीं अगले कैरेक्टर का नाम है कॉक्सन, ह्यूमैनिटी बिफोर जजमेंट। दोस्तों, कॉक्सन ऑफिस का सीनियर मैनेजिंग क्लर्क है। वह काइंड, केयरिंग और इमोशनल नेचर का इंसान है। दोस्तों, उसे फाल्डर पर पूरा ट्रस्ट होता है। जब फाल्डर की फॉर्जरी सामने आती है तब भी कॉक्सन बिलीव करता है कि फाल्डर क्रिमिनल नहीं बल्कि सर्कमस्टांसेस का विक्टिम है। दोस्तों, उसका कैरेक्टर प्ले में ह्यूमैनिटी, काइंडनेस और कंपैशन को रिप्रेजेंट करता है। दोस्तों, हर क्रिमिनल के पीछे कभी कभी एक ब्रोकन ह्यूमन स्टोरी छिपी होती है। वहीं अगले कैरेक्टर का नाम है विलियम फाल्डर, विक्टिम ऑफ सर्कमस्टांसेस। दोस्तों, फाल्डर एक यंग लॉ क्लर्क है। वो ऑनेस्ट लाइफ जीना चाहता है, लेकिन रुथ हनीवेल को उसके अब्यूजिव हस्बैंड से बचाने के लिए डेस्परेट हो जाता है। दोस्तों, लव, फियर और फाइनेंशियल प्रेशर की वजह से वह चेक फॉर्जरी कर देता है। यही एक गलत डिसीजन उसकी पूरी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर देता है। दोस्तों, फाल्डर का कैरेक्टर दिखाता है कि वन रॉन्ग डिसीजन कैन चेंज एवरीथिंग। दोस्तों, वन मिस्टेक लाइफ टाइम पनिशमेंट। वहीं अगले कैरेक्टर का नाम है रुथ हनीवेल, लव एंड सैक्रिफाइस। दोस्तों, रुथ हनीवेल एक मैरिड वुमन है जो अपनी क्रूएल हस्बैंड के साथ पेनफुल लाइफ जी रही है। वो फाल्डर से ट्रू लव करती है और उसके साथ न्यू बिगिनिंग चाहती है। दोस्तों, रुथ की सफरिंग और हेल्पलेसनेस देखकर फाल्डर इमोशनल डिसीजन लेता है। रुथ का कैरेक्टर लव, सैक्रिफाइस, पेन और होप का सिंबल है।
दोस्तों ट्रू लव कभी कभी इम्पॉसिबल डिसीजंस लेने पर मजबूर कर देता है। वहीं अगले कैरेक्टर का नाम है डिटेक्टिव विस्टर, वॉइस ऑफ लॉ। दोस्तों डिटेक्टिव विस्टर पुलिस ऑफिसर है। उसका काम सिर्फ इन्वेस्टिगेशन, एविडेंस और ट्रूथ पर फोकस करना है। दोस्तों उसे फाल्डर की पर्सनल स्टोरी से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके लिए लॉ इज लॉ। दोस्तों वो फाल्डर को अरेस्ट करके दिखाता है कि जस्टिस इमोशन से नहीं, एविडेंस से डिसाइड होती है। एविडेंस स्पीक्स, इमोशन डजंट। दोस्तों वही अगले कैरेक्टर का नाम है मिस्टर काउली, बैंक विटनेस। दोस्तों मिस्टर काउली बैंक रिप्रेजेंटेटिव है। वही सबसे पहले चेक अल्टरनेशन नोटिस करता है। उसकी इंफॉर्मेशन से इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है और फाल्डर पर सस्पिशन स्ट्रांग हो जाता है। दोस्तों उसका कैरेक्टर प्ले में ट्रूथ थ्रू रिकॉर्ड्स को रिप्रेजेंट करता है। दोस्तों रिकॉर्ड्स कभी झूठ नहीं बोलते। दोस्तों वहीं अगले कैरेक्टर का नाम है हेक्टर फ्रोम। दोस्तों फ्रोम एक यंग, इंटेलिजेंट और कंपैशनेट डिफेंस लॉयर है। वो विलियम फाल्डर का डिफेंस काउंसिल बनकर कोर्ट में उसकी तरफ से केस लड़ता है। दोस्तों फ्रोम का मानना है कि फाल्डर एक डेंजरस क्रिमिनल नहीं बल्कि एक सर्कमस्टांसेस का विक्टिम है। वो कोर्ट से अपील करता है कि फाल्डर ने चेक फ्रॉडरी किसी सेल्फिश मोटिव से नहीं। तो चलिए दोस्तों अब देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की स्टोरी। दोस्तों लंदन की एक शांत जुलाई मॉर्निंग है। जेम्स एंड वाल्टर हाउस सॉलिसिटर्स के ऑफिस में रॉबर्ट कॉक्सन अपने डेस्क पर बैठकर पासबुक और अकाउंट्स का हिसाब किताब चेक कर रहा है। वो एक बहुत ही ऑनेस्ट, डिसिप्लिन्ड और एक्सपीरियंस मैनेजिंग क्लर्क है। उसके लिए हर डॉक्यूमेंट्स की एक्यूरेसी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं कि आज का दिन उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बनने वाला। और यहीं से कहानी एक सिंपल ऑफिस रूटीन से शुरू होती है, लेकिन कुछ ही पलों में सब कुछ बदलने वाला है। दोस्तों कुछ ही समय बाद ऑफिस बॉय स्वीडल एक घबराई हुई महिला को अंदर लेकर आता है। उसका नाम रुथ हनीविल है। दोस्तों रुथ के चेहरे पर फियर साफ दिखाई देता है। वह किसी और से नहीं बल्कि विलियम फाल्डर से मिलना चाहती। वो अपने क्रूएल हस्बैंड की वायलेंस और टॉर्चर से परेशान है। दोस्तों उसकी आंखों में सिर्फ एक खौफ है, वो है फाल्डर। और यहीं से दो लवर्स की इमोशनल जर्नी शुरू होती है। दोस्तों आखिरकार रुथ और विलियम फाल्डर अकेले मिलते हैं। फाल्डर उसे कुछ मनी देता है और कहता है बस थोड़ा सा इंतजार करो, हम दोनों इस दर्द भरी जिंदगी से दूर अपनी जिंदगी बिताएंगे। दोस्तों दोनों अपने हैप्पी फ्यूचर का सपना देखते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि यही फैसला उनकी पूरी जिंदगी बदल देगा। उनका लव सच्चा है, लेकिन सोसाइटी और लॉ उनके रास्ते में खड़े हैं। वहीं जब फाल्डर और रुथ प्राइवेट में बात कर रहे होते हैं, तभी कॉक्सन कमरे में आ जाता है। वो बहुत पोलाइट तरीके से कहता है कि ऑफिस में प्राइवेट मीटिंग्स अलाउड नहीं है। दोस्तों उसे दोनों के रिलेशनशिप का सच नहीं पता। उसके लिए यह सिर्फ ऑफिस रूल्स का मामला है, लेकिन ऑडियंस समझ जाते हैं कि आने वाला समय बहुत मुश्किल होने वाला है। दोस्तों वहीं ऑफिस के पार्टनर्स जेम्स हाउ और वाल्टर हाउ पुराने रिकॉर्ड चेक कर रहे होते हैं। तभी अचानक उनकी नजर एक चेक पर पड़ती है। दोस्तों पहले चेक पर 9 पाउंड लिखा हुआ था, लेकिन अब उसी चेक पर 90 पाउंड लिखा हुआ है। यह देखकर पूरे ऑफिस में सन्नाटा छा जाता है। दोस्तों हर किसी के मन में सिर्फ एक सवाल उठता है कि आखिर चेक किसने अल्टर किया। और यहीं से कहानी सस्पेंस और मिस्ट्री में बदल जाती है। दोस्तों इस सच्चाई को जानने के लिए बैंक कैशियर को बुलाया जाता है। वह कंफर्म करता है कि बैंक ने वास्तव में 90 पाउंड ही पे किए थे। और सबसे चौंकाने वाली बात, यह मनी विलियम फाल्डर ने रिसीव किए थे। दोस्तों अब शक लगभग यकीन में बदल चुका है। पूरे ऑफिस का माहौल टेंस हो जाता है। वहीं अब विलियम फाल्डर को ऑफिस के सीनियर मेंबर्स के सामने बुलाया जाता है। जेम्स हाउ, वाल्टर हाउ और कॉक्सन उससे लगातार क्वेश्चंस पूछते हैं। वहीं फाल्डर बहुत नर्वस हो जाता है। उसके चेहरे पर फियर, गिल्ट और टेंशन साफ दिखाई देती है। दोस्तों धीरे धीरे ऑडियंस को समझ आता है कि उसने यह क्राइम ग्रीड की वजह से नहीं बल्कि रूथ को उसके अत्याचारी हस्बैंड से बचाने के लिए किया था। और यही मोमेंट पूरे प्ले का सबसे इमोशनल टर्निंग पॉइंट बन जाता है। दोस्तों तभी कुछ ही देर बाद डिटेक्टिव वेस्टर ऑफिस में आता है। वह सबके सामने विलियम फाल्डर को अरेस्ट कर लेता है। दोस्तों फाल्डर बेबस होकर खड़ा रह जाता है। वहीं रूथ के सारे सपने एक पल में टूट जाते हैं। ऑफिस के सभी लोग शॉक में हैं। दोस्तों और यही प्ले ऑडियंस से एक गहरा सवाल पूछता है, क्या लॉ सिर्फ क्राइम को देखता है या फिर क्रिमिनल की मजबूरी और उसकी ह्यूमैनिटी को भी समझने की कोशिश करता है। दोस्तों इसी पावरफुल और इमोशनल एंडिंग के साथ जस्टिस का एक्ट 1 समाप्त होता है। दोस्तों वहीं एक्ट 2 में अरेस्ट होने के बाद विलियम फाल्डर अपनी कंपनी के मालिक जेम्स हाउ से मिलने आता है। उसकी आंखों में डर भी है और उम्मीद भी। वो फोल्डेड हैंड्स के साथ कहता है, सर प्लीज मेरा केस डिफेंड कर दीजिए, मैंने जो किया मजबूरी में किया। लेकिन वहीं जेम्स हाउ प्रोफेशनल एथिक्स का हवाला देते हुए साफ मना कर देता है। उसके लिए लॉ सबसे ऊपर है, जबकि फाल्डर के लिए उसकी पूरी जिंदगी का सवाल है। और यहीं से फाल्डर को एहसास होता है कि अब उसे अपनी लड़ाई अकेले लड़नी होगी। दोस्तों वही जेम्स हाउ से निराश होने के बाद फाल्डर वाल्टर हाउ के पास जाता है। उसे उम्मीद है कि शायद वाल्टर उसकी सिचुएशन को समझेगा, लेकिन वाल्टर भी उसी फर्म का पार्टनर है। वह फाल्डर की मजबूरी समझता तो है, लेकिन प्रोफेशन के रूल्स को तोड़ने को तैयार नहीं होता। दोस्तों फाल्डर की आखिरी उम्मीद भी यही टूट जाती है। अब उसके सामने सिर्फ कोर्ट का रास्ता बचता है। दोस्तों तभी वाल्टर हाउ फाल्डर से कहता है कि अगर कोर्ट से मर्सी चाहिए तो ट्रूथ एक्सेप्ट कर लो, फुल कन्फेशन ही तुम्हारा बेस्ट ऑप्शन है। दोस्तों फाल्डर गहरी सोच में डूब जाता है। एक तरफ रूथ की जिंदगी बचाने का उसका सपना है, तो दूसरी तरफ अपनी फ्रीडम। दोस्तों अब उसे फैसला करना है, वो फाइट करेगा या ट्रूथ एक्सेप्ट करेगा। वहीं कोर्ट जाने से पहले फाल्डर रूथ हनीविल से मिलने उसके घर पहुंचता है। दोनों की आंखों में आंसू हैं। रूथ उसका हाथ पकड़कर कहती है, प्लीज हार मत मानो, तुमने जो किया मेरे लिए किया, कोर्ट में फाइट करो।
दोस्तों यह मुलाकात पूरे प्ले का इमोशनल मोमेंट बन जाता है। दोनों जानते हैं कि शायद यह उनकी आखिरी मुलाकात भी हो सकती है दोस्तों। वहीं अब कोर्ट का दरवाजा खुलता है, जज अपनी सीट पर बैठता है, प्रोसिक्यूशन और आर्गुमेंट शुरू होते हैं। दोस्तों पूरा कोर्ट रूम लोगों से भरा हुआ है, सभी की नजरें सिर्फ एक इंसान पर है और वो है विलियम फाल्डर। दोस्तों अब यह फैसला होना है कि वह क्रिमिनल है या फिर परिस्थितियों का शिकार। दोस्तों अब कोर्ट में रुथ हनीविल को विटनेस बॉक्स में बुलाया जाता है। वह जज के सामने अपनी दर्द भरी कहानी सुनाती है। वह बताती है कि उसका हस्बैंड उसे रोज टॉर्चर करता था और फाल्डर ने जो किया वो मनी के लिए नहीं बल्कि उसे उस नरक जैसी जिंदगी से बचाने के लिए किया। दोस्तों पूरा कोर्ट रूम उसकी बातें सुनकर इमोशनल हो जाता है। वहीं अब डिफेंस लॉयर और प्रोसिक्यूशन लॉयर दोनों विटनेसेस से लगातार क्वेश्चंस पूछते हैं। हर आंसर के साथ केस और भी कॉम्प्लिकेटेड होता जाता है। एक तरफ है लॉ तो दूसरी तरफ ह्यूमैनिटी। दोस्तों जज हर एविडेंस को ध्यान से सुन रहे हैं। दोस्तों वहीं ऑडियंस के मन में सस्पेंस बढ़ता जा रहा है कि आखिर जस्टिस किसके पक्ष में जाएगी। वहीं अब कोर्ट में सबसे इंपॉर्टेंट मोमेंट आता है। विलियम फाल्डर खुद विटनेस बॉक्स में खड़ा होता है। उससे क्राइम के बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वह घबराया हुआ है लेकिन सच छिपाने की कोशिश नहीं करता। दोस्तों उसकी आवाज में फियर भी है और रिग्रेट भी। पूरा कोर्ट रूम उसकी बातों को ध्यान से सुन रहा है लेकिन अभी फाइनल डिसीजन नहीं आया है। इसी सस्पेंस के साथ एक्ट 2 समाप्त होता है और ऑडियंस के मन में एक ही सवाल रह जाता है, क्या कोर्ट केवल क्राइम को देखेगी या फाल्डर की मजबूरी और इंसानियत को भी समझेगी। दोस्तों वहीं एक्ट 3 शुरू होता है। कोर्ट रूम में कंप्लीट साइलेंस छाया हुआ है। जज अपनी सीट पर बैठे हैं और सभी की आई सिर्फ एक पर्सन पर टिकी है और वो है विलियम फाल्डर। दोस्तों नर्वस फाल्डर धीरे धीरे विटनेस बॉक्स में आता है। ओथ लेने के बाद उससे क्वेश्चन शुरू होते हैं। दोस्तों फाल्डर ऑनेस्टली एक्सेप्ट करता है कि वह रुथ हनीवेल से डीपली लव करता है और उसे उसके अनहैप्पी मैरिज से रेस्क्यू करना चाहता था। लेकिन जब फॉर्ज चेक की बात आती है तो वो उससे कॉन्फिडेंटली डिनाई करता है कि उसने चेक इंटेंशनली अल्टर किया था। उसकी ट्रेम्बलिंग वॉइस और वरीड फेस देखकर साफ महसूस होता है कि वो मेंटली प्रेशर में है। दोस्तों पूरा कोर्ट रूम और उसके नेक्स्ट आंसर का इंतजार कर रहा होता है। दोस्तों प्रोसिक्यूशन की तरफ से जेम्स हाउ खड़ा होता है। उसके फेस पर फुल कॉन्फिडेंस दिखाई देता है। वो फाल्डर से एक के बाद एक शार्प क्वेश्चंस पूछना शुरू करता है। दोस्तों जेम्स हाउ हर आंसर को केयरफुली एनालाइज करता है और धीरे धीरे प्रूव करने लगता है कि चेक का अमाउंट 9 पाउंड से 90 पाउंड इंटेंशनली चेंज किया गया था। दोस्तों फाल्डर बार बार अपनी मजबूरी एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है लेकिन प्रोसिक्यूशन की लॉजिकल क्वेश्चनिंग उसे कंप्लीटली वीक बना देती है। वहीं कोर्ट रूम का एटमॉस्फेयर अब फाल्डर के अगेंस्ट होता जा रहा है। दोस्तों वहीं अब वाल्टर हाउ विटनेस के रूप में कोर्ट में आता है। उसके हाथ में वही फॉर्ज चेक है जो पूरे केस का सबसे इंपॉर्टेंट एविडेंस है। दोस्तों वाल्टर कामली एक्सप्लेन करता है कि चेक में अल्टरनेशन कैसे नोटिस हुई और इन्वेस्टिगेशन के दौरान क्या फैक्ट सामने आए। उसकी क्लियर, कॉन्फिडेंट और प्रोफेशनल टेस्टिमनी प्रोसिक्यूशन के केस को और भी स्ट्रांग बना देती है। दोस्तों जूरी के मेंबर्स अब ऑलमोस्ट कन्विंस हो चुके हैं कि फॉर्जरी वास्तव में हुई थी। दोस्तों वही अब कोर्ट रूम का सबसे इमोशनल मोमेंट आता है। रुथ हनीवेल को विटनेस बॉक्स में बुलाया जाता है। दोस्तों रुथ नर्वस दिखाई देती है लेकिन वह करेज के साथ अपनी स्टोरी बताती है। वह कोर्ट को अपने पेनफुल मैरिज लाइफ, क्रूएल हस्बैंड और फाल्डर के ट्रू लव के बारे में बताती है। वह क्लियरली कहती है कि फाल्डर ने उसकी हेल्प करने की कोशिश की थी, न कि पर्सनल बेनिफिट के लिए क्राइम किया था। दोस्तों उसकी इमोशनल टेस्टिमनी कोर्ट रूम का एटमॉस्फेयर पूरी तरह बदल देती है लेकिन रुथ की इमोशनल स्टोरी के बाद प्रोसिक्यूशन उसे भी नहीं छोड़ती। दोस्तों बैरिस्टर उसके कैरेक्टर, रिलेशनशिप और पर्सनल लाइफ पर डिफिकल्ट क्वेश्चंस पूछता है। उसका पर्पस सिर्फ एक है, रुथ की क्रेडिबिलिटी को वीक करना। रुथ हर क्वेश्चन का ऑनेस्टली आंसर देती है लेकिन उसकी आंखों में पेन साफ दिखाई देता है। दोस्तों यह सीन दिखाता है कि कोर्ट में सिर्फ ट्रूथ बोलना एनफ नहीं होता बल्कि हर ट्रूथ को प्रूव भी करना पड़ता है। दोस्तों वही अब ट्रायल अपने फाइनल स्टेज में पहुंच चुका है। डिफेंस लॉयर अपनी क्लोजिंग स्पीच में कहता है कि विलियम फाल्डर इज नॉट अ बर्न क्रिमिनल, वह सर्कमस्टांसेस, लव और ह्यूमैनिटी का विक्टिम है। वहीं दूसरी तरफ प्रोसिक्यूशन कहती है लॉ कैन नॉट इग्नोर फॉर्जरी, चाहे रीजन कुछ भी हो। अगर इमोशंस के आधार पर जजमेंट दिया जाए तो जस्टिस सिस्टम कमजोर हो जाएगा। दोस्तों पूरा डिसीजन सिर्फ जूरी के हैंड्स में है। कुछ ही देर की डिसीजन के बाद जूरी वापस कोर्ट रूम में लौटती है। पूरा हॉल कंप्लीट साइलेंस में डूब जाता है। जज पूछते हैं व्हाट इज योर वर्डिक्ट। दोस्तों जूरी फॉरमैन खड़ा होकर सिर्फ एक वर्ड बोलता है, गिल्टी। दोस्तों ये वर्ड सुनते ही फाल्डर का चेहरा पूरी तरह पेल पड़ जाता है। रुथ की आंखों से टीयर्स निकल आते हैं। अब सभी समझ जाते हैं कि फाल्डर की डेस्टिनी बदल चुकी है। दोस्तों वहीं अब जज अपना फाइनल जजमेंट सुनाने के लिए खड़े होते हैं। वो कहते हैं लॉ मस्ट रिमेन इक्वल फॉर एवरीवन। फॉर्जरी एक सीरियस ऑफेंस है और इसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। जज अनाउंस करते हैं विलियम फाल्डर इज सेंटेंस्ड टू 7 years पेनल सर्विट्यूड। दोस्तों यह सेंटेंस सुनते ही फाल्डर पूरी तरह इमोशनली ब्रेक डाउन हो जाता है। वहीं रुथ हेल्पलेस होकर उसे देखती रहती है। दोस्तों तभी कोर्ट रूम के डोर्स खुलते हैं और गार्ड्स फाल्डर को लेकर बाहर चले जाते हैं और यहीं एक्ट 3 एंड होता है। लेकिन जॉन गाल्सवर्दी व्यूअर्स के सामने एक अनफॉरगेटेबल क्वेश्चन छोड़ जाते हैं, कैन लॉ डिलीवर ट्रू जस्टिस विदाउट अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन इमोशंस एंड सर्कमस्टांसेस। यही पावरफुल मैसेज जस्टिस को इंग्लिश लिटरेचर के सबसे मीनिंगफुल सोशल प्लेज में शामिल करता है। दोस्तों अब शुरू होता है एक्ट 4। कई सालों के इम्प्रिजनमेंट के बाद आखिरकार विलियम फाल्डर को पेरोल पर रिलीज किया जाता है
और जैसे ही वह प्रिजन गेट से बाहर निकलता है उसे फ्रीडम का एहसास नहीं बल्कि फियर, सेम और लोनलीनेस महसूस होती है। दोस्तों, सोसाइटी अब भी उसे एक क्रिमिनल की नजर से देखती है। उसके दिल में सिर्फ एक ही सवाल है, क्या मुझे कभी सेकंड चांस मिलेगा? और यही सवाल पूरे एक्ट 4 की इमोशनल जर्नी की शुरुआत करता है। दोस्तों, अपनी टूटी हुई लाइफ को फिर से रीस्टार्ट करने की उम्मीद लेकर फाल्डर जेम्स हाउ और वाल्टर हाउ के ऑफिस में पहुंचता है। कॉक्सन उसकी हालत देखकर डीपली इमोशनल हो जाता है। वह कहता है कि हर ह्यूमन बीइंग को रिफॉर्म होने का एक अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। वहीं ऑफिस के लोग उसके लिए जॉब अरेंज करने की कोशिश करते हैं और कई दिनों बाद फाल्डर की आंखों में होप की एक छोटी सी स्पार्क दिखाई देती है। दोस्तों, इसी दौरान रुथ हनीवेल ऑफिस में आती है। दोनों एक दूसरे को देखते ही इमोशनल हो जाते हैं। इन्हें लंबे सेपरेशन के बाद भी उनका लव बिल्कुल कम नहीं हुआ। दोस्तों, रुथ फाल्डर का हाथ पकड़कर कहती है कि वह हर डिफिकल्टी में उसके साथ रहेगी। दोनों एक न्यू लाइफ, न्यू बिगनिंग और हैप्पी फ्यूचर का सपना देखते हैं, लेकिन डेस्टिनी ने उनके लिए कुछ और ही प्लान कर रखा है। दोस्तों, अचानक ऑफिस का डोर खुलता है और डिटेक्टिव विस्टर अंदर आता है। पूरे कमरे का एटमॉस्फेयर एक पल में साइलेंट हो जाता है। दोस्तों, डिटेक्टिव बताता है कि फाल्डर ने अपनी पेरोल कंडीशंस का वायलेशन किया है, इसलिए उसे दोबारा अरेस्ट करना पड़ेगा। वहीं कॉक्सन और बाकी सभी लोग मर्सी की रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन लॉ सिर्फ रूल्स फॉलो करता है, इमोशंस नहीं। दोस्तों, यह सुनते ही फाल्डर पूरी तरह पैनिक हो जाता है। उसकी आंखों के सामने प्रिजन लाइफ की सारी पेनफुल मेमोरीज वापस आ जाती है। दोस्तों, उसका कॉन्फिडेंस टूट जाता है। उसे लगता है कि अगर वह दोबारा प्रिजन गया तो उसकी लाइफ हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। अब उसके माइंड पर सिर्फ फियर का कंट्रोल रह जाता है। दोस्तों, अपनी फ्रीडम बचाने की डेस्परेट अटेम्प्ट में फाल्डर अचानक विंडो की तरफ दौड़ पड़ता है। रुथ जोर जोर से उसका नाम पुकारती है। वहीं कॉक्सन और बाकी सभी लोग उसे रोकने की पूरी एफर्ट करते हैं, लेकिन फियर इंसान से उसकी थिंकिंग पावर छीन लेता है। कुछ ही सेकंड्स में एक ऐसा डिसीजन होने वाला है जो सब कुछ बदल देगा। दोस्तों, अपनी होपलेसनेस और फियर ऑफ अरेस्ट से टूट चुका फाल्डर अचानक विंडो से जंप कर देता है। पूरा ऑफिस शॉक में जम जाता है। दोस्तों, किसी को यकीन नहीं होता कि एक गुड हार्टेड यंग मैन सिर्फ लीगल सिस्टम के डर से अपनी लाइफ खो सकता है। दोस्तों, यह सिर्फ फाल्डर की ट्रेजेडी नहीं बल्कि एक इनह्यूमन लीगल सिस्टम की सबसे बड़ी फेलियर है। दोस्तों, सभी लोग तुरंत नीचे रश करते हैं। फाल्डर जमीन पर मोशनलेस पड़ा होता है। डॉक्टर उसकी डेथ को कंफर्म कर देता है। वहीं रूथ पूरी तरह हार्ट ब्रोकन हो जाती है और कॉक्सन की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। दोस्तों, अंत में कॉक्सन के पावरफुल वर्ड्स पूरे प्ले का सबसे बड़ा मैसेज बन जाते हैं। वो कहता है, When law forgets humanity, justice becomes injustice। दोस्तों, यही जॉन गाल्सवर्दी का सबसे बड़ा सोशल मैसेज है। दोस्तों, जस्टिस हमें सिखाता है कि सिर्फ लॉ का पालन करना ही रियल जस्टिस नहीं होता। अगर ह्यूमैनिटी, कंपैशन और मर्सी को नजरअंदाज कर दिया जाए तो जस्टिस भी इनजस्टिस बन जाती है। और यही वजह है कि जस्टिस बाय जॉन गाल्सवर्दी इंग्लिश लिटरेचर के सबसे पावरफुल सोशल प्रॉब्लम प्लेज में गिना जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये प्ले पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।